ये एक और पिक है, ये पीआईबी में निकली थी, टोटल मिला के समरी टाइप की है। वी शेप क्यों रिकवरी हुई है? मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव से, और प्लस जो रिकवरी हमने देखी है सर्विस सेक्टर में, प्लस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में, वही सारी चीज़ें हिंदी में भी लिखी हुई हैं। और किस लिए हुई है कि भैया ये जितने भी पावर डिमांड वाले बिल हैं, रेल फ्रेट है, ई वे बिल है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, ये सब इंडिकेटर्स हैं, इससे पता लग रहा है कि वी शेप रिकवरी हुई है। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनेगी नेक्स्ट 2 सालों में आईएमएफ के हिसाब से। इंडिया की जीडीपी ये सब मैं बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। एग्रीकल्चर वाला भी हम लोग देख चुके हैं, 3.4% सिर्फ एग्रीकल्चर का ग्रोथ है। इंडस्ट्री और सर्विस इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। इंडिया के पास करंट अकाउंट सरप्लस हो जाएगा 17 सालों बाद। नेट एफपीआई जो है आपका अभी तक का मंथली हाईएस्ट कहाँ पे कैलकुलेट हुआ है? नवंबर 2020 में, नवंबर याद रखिएगा। और इन सब के साथ जो है शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन के हिसाब से हमने लिया है, ठीक है। इंडिया की रियल जीडीपी कितनी होगी 2021-22 में? 11%। अब तक तो रट गया होगा यार आपको, 2021-22 में होगी 11%, और 2020-21 में कितनी होगी? -7.7%। जीडीपी की बात कर रहा हूँ, ठीक। और ये नॉमिनल अगर आप देखेंगे 2021-22 में वो होगी 15.4%, ठीक है। अब देखिए कई सारे एक्चुअली मैंने ना पिक ली है, एक जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने पिक्स ले ली है यहाँ पे। इसमें से मेन पॉइंट मैं आपको बताता जा रहा हूँ, एक एक चीज़ वर्ड टू वर्ड तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ एक ओवरऑल सार बता दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ मेंस के लिए ज़रूरत है, कहाँ कहाँ प्री के लिए। मैंने आपको बताया था कि एक ओवरऑल पिक्चर आपको समझ में आ जाएगी सब कुछ, ठीक। तो ये कई सारी पिक्स हैं एक्चुअली, आप देख लीजिएगा इसको, और चाहें तो आप इसका वो भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। सिंपल बात ये है कि भैया सब्सिडी अगर एक्सपेंडिचर में पूछा जाएगा, ये बजट में भी बताया था हम लोगों ने, फूड में सबसे ज़्यादा, फिर फर्टिलाइजर, नंबर 3 पे आपका फ्यूल है, ठीक। ये बताया कि भैया जो है 2 साल लगेंगे कोविड से पहले की हालत में हमको आने में, ठीक है। और आईएमएफ ने जो ये बताया है किस तरह से हम लोग फास्टेस्ट इकोनॉमी यहाँ पे बनने वाले हैं 2 सालों के अंदर। मेजर सब्सिडी फिर वही जो है कई सारी पिक आई हैं, ये कुछ कुछ बढ़िया इंपॉर्टेंट पिक लगी इसलिए मैंने ले लिए। इन्फोग्राफिक्स टाइप की है ये, गवर्नमेंट की ही साइट से ली गई है। भारत की सॉवरेन जो क्रेडिट है बनाम बुनियादी आर्थिक ढांचा, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है क्योंकि रेटिंग एजेंसियां हमसे चीटिंग करती हैं। हमने कोई सॉवरेन डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। विदेशी कर्ज जो मुद्रा कर्ज है उसका स्तर हमेशा कम रहा है। कर्ज हमने मतलब जो एक्सटर्नल वाला है कम लिया है। देश में पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार भी है, तो इसीलिए बोला गया है कि भैया चीटिंग मत करो। ये सारी चीज़ें कोविड के लिए कैसे कैसे क्या क्या नीतिगत उपाय किए गए, ज़िंदगी हम लोगों ने जो है बचाने पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया। और सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड बताया था ना, जो थीम ही है स्पेनिश फ्लू से जो यहाँ पे लर्निंग थी वो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी। बेहद विषम परिस्थितियों में भी लोगों की ज़िंदगी बचाने पे फोकस किया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं बताई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पे कैसे कैसे किया है, कई सारे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया है। 1% के करीबन है ये इस समय, 2.5 से 3% हेल्थ का जो जीडीपी का एक्सपेंडिचर है उसको करके 65% जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है से घटा के हम लोग 35% ला देंगे। यहाँ पे रेगुलेटर बनाने की बात चल रही है। टेली मेडिसिन पे हम लोग फोकस करेंगे, सूचना को और जो है इंफॉर्मेशन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे करेंगे ताकि जो है प्रीमियम कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस लें। बुनियादी आवश्यकताओं के लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। सेवा क्षेत्र में किस तरह से पहले जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लेकिन धीरे धीरे हम लोग वी शेप में जा रहे हैं। यूनिकॉर्न में 12 स्टार्टअप जुड़ गए, 38 हो गए हैं। यहाँ पे R&D में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इंडिया की जीडीपी का करीबन कितना जो है 0.65% होता है, लेकिन हमको इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। वित्तीय विकास के लिए हमने क्या क्या किया है ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया है। टैक्स प्रबंधन में सुधार किए हैं। एक बार आप थोड़ा पिक विक देखते जाइए तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। मतलब आप जब ये वाला वीडियो कंप्लीट कर लोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए जो सीईए हैं हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, उन्होंने एक्चुअली कई सारे ट्वीट किए थे। आजकल सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस और जो है मेन इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कई सारे क्वेश्चन मैंने ऑब्जर्व किए हैं कि डायरेक्टली ट्वीट से पूछ लिए जाते हैं पीआईबी के। आपको सारे लोगों को जो है फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करो, हम करते हैं फॉलो आपके लिए, और सारा काम हम आपको करके देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। महाराष्ट्र अंडर परफॉर्मर है, दोनों
केसेस में भी और डेथ में भी। यूपी, गुजरात, बिहार ने अच्छा परफॉर्म किया है केसेस में। केरल और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ने डेथ में अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, ये वहाँ पे ग्राफ बना के देखिए दर्शाया है कि किस तरह से केसेस में बढ़िया परफॉर्म किसने किया है, यूपी, गुजरात, बिहार ने। और सबसे रद्दी परफॉर्मेंस किया है महाराष्ट्र ने, चाहे वो नंबर ऑफ केसेस हो चाहे डेथ हो। महाराष्ट्र ने सबसे गंदा परफॉर्मेंस किया है। डेथ में देखिए केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब ग्राफ आप बनाए हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो है इंडिया की पॉलिसी का रिस्पांस कैसा था ये बताया कि हमने ज़्यादा रिसर्च किया है एपिडेमियोलॉजी में और इकोनॉमिक्स में। और ये नोबेल प्राइज़ की विनिंग रिसर्च की जो थी हैंसन और सर्जन की, तो कि भाई जब अनसर्टेनिटी हो, जब कुछ ना पता हो, तो लॉसेस को मिनिमाइज़ करने पे यहाँ पे फोकस करिए, ह्यूमन लाइफ को कम से कम जाने दीजिए, जीडीपी ग्रोथ आ सकती है। और महाभारत का भी था कि भैया किसी की जान बचाना तो ह्यूमन जो है यहाँ धर्म का मेन पार्ट है। ठीक, अर्ली जो है इंटेंस लॉकडाउन लगाया है, इसीलिए ये वही सारी पिक इंग्लिश में दी हुई जो अभी हम लोगों ने हिंदी में देखी। ठीक है, ये एक बार देख सकते हैं, थोड़ा ठीक है ये। और स्पेनिश फ्लू की देखिए यहाँ पे कुछ कुछ मैंने बीच बीच में डिटेल भी दे दी है। 1918 में हुआ था इकोनॉमिक्स फ्लू। ठीक है, और ये किससे हुआ था, H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस से। ठीक है, और उसमें लेकिन जल्दी लॉकडाउन लगाया गया था, तो वही चीज़ हमने सीख जो है कोविड में इम्प्लीमेंट कर दी। और H1N1 की अभी तक दो यहाँ पे वेव्स हुई हैं, दो यहाँ पे बार ये मतलब पेंडेमिक हुई है इसकी वजह से। एक एक आपका H1N1 से स्पेनिश फ्लू था और दूसरा वाला 2009 का स्वाइन फ्लू। तो अगर मान लीजिए यही पूछ लिया कि स्पेनिश फ्लू जो है वो किस वायरस से हुआ था, तो H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस से। और ये जो 2009 का स्वाइन फ्लू पेंडेमिक है ये भी इसी वायरस से हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी मैं आपको बता चुका हूँ, यही मिर्ज़ापुर के टर्म्स में यहाँ पे लिख दिया है कि जब मुन्ना भैया पहले जाते हैं तो कालीन भैया आते हैं, और जब मुन्ना भैया ने गद्दी संभाल ली तो फिर कालीन भैया बाबूजी बन जाते हैं, बाबूजी के रोल में आ जाते हैं, बाबूजी। मिर्ज़ापुर जिसने देखी होगी वही समझ पाएगा। हालांकि बेसिक इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सारे ग्राफ आप दिखा चुका हूँ यहाँ पे। ये ग्राफ से दर्शाया गया है कि भैया अगर इवन जो है डेट हमारा 3.8%, मतलब जीडीपी ग्रोथ हमारी कम से कम 3.8% भी रही, तब भी हमारे लिए डेट सस्टेनेबल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से सिखाई गई है। और इंडिया की जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलिसी का अभी मेन मकसद क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग, यही सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई ग्राफ के माध्यम से। बड़े अच्छे अच्छे ट्वीट हैं इसलिए मैंने ले लिए। देखिए उन जो लेबर कोड, पहले लेबर कितने थे, 29 थे, अब उनको 4 में कर दिया गया लेबर लॉस को। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो आपका रेट है ये आपका 2017-18 में 6.1% था, वो 2018-19 में घट के 5.8% हो गया है। तो 2018-19 वाला ईयर अच्छा माना जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के उससे। अब इसमें कितनी सत्यता है ये तो आप ही लोग जानते हैं। इंडिया को जो है ग्रोथ करते जाना है, एटलीस्ट उससे पॉवर्टी तो घटेगी, और इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ का ऐसा कोई रिलेशन। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें ये इम्पोर्टेंट है ये। और ये वही फिर रोना धोना कि भैया रेटिंग एजेंसी हमको क्यों नहीं अच्छा देती हैं रेटिंग। सोशल सेक्टर का एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है, बढ़ाया भी है हमने। ठीक है, और ये वही सोवरेन क्रेडिट वाले हैं कि एक बार पिक देख लीजिए, थोड़ा ठीक रहेगा आपको। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बढ़िया बढ़िया पिक है, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन पिक देखना थोड़ा ज़रूरी है। एनपीए हमारा कम हुआ है। मंथली जीएसटी मैंने बताया हाईएस्ट कब तक हुआ है, ये 1.2 लाख करोड़ जनवरी 2021 में। ठीक, बिजनेस सेक्टर को यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर आप देखें ट्रेंड कोविड का कैसा जो है रीजन वाइज, अगर इंडिया के रीजन वाइज की बात हुई है तो इंडिया में जो कोविड आया जैसे, तो वेस्ट में सबसे ज़्यादा डेथ हुई हैं। जैसे महाराष्ट्र ने सबसे अंडर परफॉर्म किया है उस हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। तो ये टोटल सारे रीजन है, सबसे ख़राब परफॉर्मेंस वेस्टर्न रीजन का हुआ। और यहाँ पे देखिए नॉर्थ रीजन में 3 वेव्स हुई हैं। ठीक है, ये नॉर्थ रीजन है ये वाला, ये जो और ये वाला, और देखिए 1 वेव, फिर 2 वेव, 3, लेकिन ओवरऑल इंडिया में सिर्फ एक ही वेव हुई है। ये बता रहा है कि भैया चाहे जितना भी कोविड हो गया हो, लेकिन लोगों का भरोसा है इंडिया पे, और लगातार फिर भी इक्विटी इन्फ्लो आया है एफआईआई के माध्यम से इंडिया में, बाकी में नहीं आया। देखिए इंडिया में आया ग्रीन ग्रीन करके। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश करी गई हैं। ये क्या है, ये मेंस के पॉइंट है आपके लिए, एक पक्का क्वेश्चन आएगा
कि कोविड 2019 का मुकाबला करने के लिए भारत ने जो नीति पैकेज दिया था, उसको आप क्रिटिकली एनालाइज करो, इवेलुएट करो, या फिर एनालाइज करो, एक्सप्लेन करो, कमेंट करो। तो ये सारे आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। कंटेनमेंट मेजर क्या क्या थे? स्कूल बंद कर दिए गए, कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया, ट्रैवल बैन कर दिया गया, पब्लिक प्लेस क्लोज कर दिए गए, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट को जो है यहाँ प्रोफाइलिंग कर दी, रेड जोन मतलब कि हॉट स्पॉट हो गया। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि भैया रेड का क्या मतलब है? रेड मतलब खतरा, वो हॉट स्पॉट था। ऑरेंज और ग्रीन जोन। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म लाए गए, मास्क का जो है मैंडेटरी यूज़ किया गया, हालांकि मिस यूज़ भी किया गया कई सारी चीज़ों को। फिजिकल पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें आई? फिजिकल मतलब कि आपका राजकोषीय नीति के क्या क्या किए गए? हेल्थ, वेलफेयर, टैक्स मेजर, डिमांड को जो है पुश किया गया, इन्वेस्टमेंट पुश किया गया, इसीलिए आत्म भारत जो है पैकेज दिया गया था। इमरजेंसी हेल्थ फंड दिया गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाई गई, ठीक है। मनरेगा जो है उसकी डेली वेज यानी कि उसका जो है सैलरी बढ़ा दी, और टैक्स में काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए, जो स्टेट को यहाँ पे सपोर्ट किया, बोरोइंग में यहाँ पे जो है उनको लिंक कर दिया, रिफॉर्म लाने के लिए यहाँ पे लगातार जो है इनको प्रयास किया है। आत्मनिर्भर वाले पैकेज लाए गए, ठीक है। एमएसएमई की डेफिनेशन बदल दी गई, उनके लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाई गई। ये सारे चीज़ें यहाँ पे ये पूरे फिजिकल मेजर्स हैं, ठीक। ये इधर फिर वही फिजिकल वाले चल हो रहे हैं, अभी बहुत लंबे हैं यार ये मेज़र। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से कुछ भी पॉइंट आपके रह गए, अगर कुछ भी याद रह गया तो अच्छा खासा एक आंसर बन सकता है। आत्मनिर्भर पैकेज 2 लाया गया। आत्मनिर्भर पैकेज एक्चुअली 3 बार आया था, तीनों बार की डेट मैंने बताई थी, अगर आपको याद हो। बजट वाला वीडियो इसीलिए देखना जरूरी है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत जो 2 पैकेज आया था उसमें क्या क्या दिया गया? आत्मनिर्भर भारत जो है 3 का पैकेज दिया गया। तो ये एक बार आप देखिएगा, अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी सारे मॉनिटरी मेजर क्या क्या किए गए। रेपो रेट को लोअर कर दिया गया, ओएमओ यहाँ पे इंजेक्शन लिक्विडिटी का बढ़ाया गया, यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन से मैंने आपको बताया था ये सब। सीआरआर को यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। वर्किंग कैपिटल सपोर्ट दिया गया, और कंप्लायंस को जो है इजी किया गया यहाँ पे, ठीक है। ये जो जितना भी है ये, और प्लस कई सारे मतलब सपोर्ट दिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या क्या किया? एग्रीकल्चर में, एमएसएमई में, लेबर में, बीपीओ में, पावर में, प्राइवेटाइजेशन, एसपीएसयू। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट जो था हमारा 2020-21 का, वो 2.1 लाख करोड़ था, लेकिन अब कोविड आ गया इसलिए वो पूरा नहीं हो पाया। मतलब कि डिसइन्वेस्टमेंट का लेमन भाषा में मतलब होता है कि प्राइवेटाइज करना, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, यानी कि गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ हैं उनको उसमें गवर्नमेंट का शेयर बेचना, ठीक। जो लोग आजकल कई बार क्रिटिसाइज़ करते हैं कि सारी सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं फैंसी टर्म्स के हिसाब से, तो वो है। 2021-22 में टारगेट कितना लिया है गवर्नमेंट ने? 1.75 लाख करोड़। ये एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एमएसएमई की नई डेफिनेशन ला दी। एग्रीकल्चर के जो 3 बिल जिसमें बहुत सारा संग्राम मचा हुआ है, उन तीनों बिलों के नाम एक बार देख लेना भैया, क्या पता यही पूछ लें कि इनमें से किस किस बिल की बात हो रही है, ठीक है। फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, ये प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट हो गया। फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट हो गया। एसेंशियल कमोडिटी वाला हो, तो ये एक बार नाम देख लीजिएगा। एसेंशियल कमोडिटी क्या क्या होती हैं ये भी हम लोग आगे देखेंगे। कई सारा चीज़ें इसमें दिया हुआ है, ये मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू टाइप का दे रहा हूँ, आप एक बार देखिए, इसको पढ़िए। और 4 लेबर कोड लाए गए हैं, उनका भी नाम आपको थोड़ा सा एक बार नाम जरूर देखना, पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। ये 4 लेबर कोड कौन कौन से हैं, एक बार देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा जूम करके। ये है आपका जैसे वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट हो गया 2020 का, फिर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हो गया, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन वाला हो गया, सोशल सिक्योरिटी कोड हो गया। तो 4 कोड बना दिए गए हैं। कह रहे हैं 1 लेबर जो है रिटर्न, 1 लाइसेंस, 1 रजिस्ट्रेशन पे काम कर रहे हैं लगातार। ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो गए। और भी कई सारे रिफॉर्म किए हैं। बीपीओ में कई सारे जो है यहाँ पे रिफॉर्म करने की कोशिश की है, और सिंप्लीफिकेशन कर दिया है अदर सर्विस प्रोवाइडर का। और यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कल्चर को यहाँ पे बढ़ाया है यहाँ पे। और कई सारी रिक्वायरमेंट थी कि भैया कंपनी में अगर कोई वर्क फ्रॉम होम है या फिर वर्क फ्रॉम एनीवेयर वाला
पॉलिसी जो है वो नहीं थी, उसको कह दिया कि हाँ ये अडॉप्ट करेंगे, सिंप्लीफाई कर दिया। पावर टैरिफ में कई सारे यहाँ पे किया है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू, मिनरल सेक्टर में किया है, इंडस्ट्री में आप देखेंगे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम बहुत ज़्यादा जरूरी, पक्का आएगा क्वेश्चन इसमें। स्पेस के लिए लगातार हमने यहाँ पे फोकस किया है, डिफेंस के लिए क्या क्या कर रहे हैं। एफडीआई लिमिट जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की ऑटोमेटिक रूट में 49% से बढ़ा के 74% कर दी गई है। देख रहे हैं ये सारी चीज़ें 49% से 74% कर दी गई है डिफेंस में। एफडीआई मतलब एफडीआई लिमिट जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की है, ठीक है। उसके बाद ये वाला डेटा फिर मैंने लिया है, वही ये काट काट के लाया हूँ मैं कई जगह से, और ये 4 बार हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है अभी तक, जो मैंने पहले ही बता दिया था सारा। उसमें जो है हमेशा देखेंगे अगर आप तो कॉमन फैक्टर ये था कि भैया एग्रीकल्चर आउटपुट में हमेशा गिरावट तो दर्ज हुई है, लेकिन फिर भी एक एग्रीकल्चर जो है वो सिल्वर लाइनिंग बना रहा है, एटलीस्ट जो है ग्रोथ तो किया है कोविड में, आपने देखा होगा। और किस तरह से ये सेक्टरल जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल जीडीपी में, ये देखिए नेट एक्सपोर्ट कितना है और जीसीएफ कितना है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ यहाँ पे आपके लिए ग्राफ हैं, एक बार देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्ट के माध्यम से मैं बता चुका हूँ। हर जगह वी वी दिख रही है शेप, ठीक है। देखिए एक्सपोर्ट भी गिरा है और आपका इंपोर्ट भी गिरा है। ये पिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शेयर ऑफ कंपोनेंट ऑफ जीवीए है, ये है सर्विसेज का 54%, इंडस्ट्री का 26% और आपका एग्रीकल्चर का है 20%, ठीक है। आपका अगर ये पूछा जाएगा जीडीपी कंट्रीब्यूशन, मैंने पहले भी बता दिया, सर्विसेज नंबर 1, इंडस्ट्री नंबर 2, एग्रीकल्चर नंबर 3, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एग्रीकल्चर नंबर 1, सर्विसेज नंबर 2, इंडस्ट्री नंबर 3, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो ये किस तरह से ओवरऑल ग्रोथ जो जीवीए का ग्रोथ हुआ है उसमें किसका किसका जो है, देखिए एग्रीकल्चर वाला ये लाइन से ऊपर है, यानी कि सिर्फ एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ है आपका ईयर ऑन ईयर। इंडस्ट्री भी गिरी है, सर्विसेज भी गिरी है, ठीक। ये वी शेप्ड रिकवरी के लिए और भी जो कहाँ कहाँ जो है किस किस सेक्टर में क्या क्या रहा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख सकते हैं आप चाहें तो। देखिए इसमें ये रेड वाला है जो ये हाफ 1 है फाइनेंशियल ईयर 2021 का, यानी कि 20-21 का, और ये हाफ 2 है। तो देखिए आप जो पहले 6 महीने थे और दूसरे 6 महीने, एग्रीकल्चर तो ठीक रहा, लेकिन माइनिंग में पहले 6 महीने में ज़्यादा गिरावट हुई, दूसरे में थोड़ी कम हुई। मैन्युफैक्चरिंग में पहले में गिरावट हुई, दूसरे में ये रिकवर कर गया। यूटिलिटीज़ में गिरावट हुई, फिर रिकवर कर गया। कंस्ट्रक्शन में गिरावट हुई, रिकवर कर गया। फिर ट्रेड वाली जो है उसमें गिरावट हुई, थोड़ा सा रिकवर किया। फाइनेंशियल रियल सेक्टर में गिरावट हुई, ये पूरा रिकवर कर गया, ग्रोथ पे आ गया। पब्लिक एडमिन वाला हो गया, इसमें भी ग्रोथ पे आ गया। जीवीए टोटल मिला के अगर आप टोटल जीवीए देखेंगे पहले हाफ में कितनी थी, ये जीवीए की बात हो रही है, जीडीपी अलग है, मैंने शुरू में ही पहले वो कर दिया था क्लियर, इसलिए ज़्यादा बीच में कन्फ्यूज ना हो। ये -14.9 था, ये 0.3 जो है जीवीए प्लस में आ गया था। जीडीपी लेकिन दोनों में माइनस में ही रहा, ठीक। ये रियल जीडीपी का है, वही फिर से ग्राफ आ गया है यहाँ पे, ठीक है। ये कई बार हम लोग देख चुके हैं। अब ये देखिए चैप्टर एट ग्लांस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये देखिए मैंने पहले क्या किया, वॉल्यूम 2 वाला लिया है, क्योंकि ज़्यादातर डेटा और फैक्ट आपको वॉल्यूम 2 में मिलेंगे। वॉल्यूम 1 में क्या है, पूरा पॉलिसी वाली चीज़ें हैं। तो पहले मैंने ये वॉल्यूम 2 पे फोकस किया है ताकि हम लोग को डेटा फैक्ट और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो पॉइंट है वो मिल जाएँ। और जो वॉल्यूम 1 वाला है उसमें कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, वो मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये वाला चीज़ वैसे मैं बता चुका हूँ, सारी चीज़ें ये सब उसी से हैं, ये एक बार लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं, यही इंग्लिश में लिखा हुआ है और यही सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई, ये चीज़ मैं बता भी चुका हूँ एक बार, ठीक। जो इंपॉर्टेंट ये फिर कुछ चार्ट हैं यहाँ पे, ये भी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कई सारे चार्ट वार्ट लिए हैं तो 2-4 बार देख लोगे तो याद रहता है थोड़ा, ठीक है। और ये किस तरह से देखिए, ये दिखा रहा है कि जीएसटी एकदम से डाउन हो गई थी। अप्रैल 2020 में देखिए सबसे कम जीएसटी कलेक्शन हुआ है, देख रहे हैं आप। तो मान लीजिए यही पूछ लिया गया तो सबसे कम हुआ है अप्रैल में, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे पहले जो है सितंबर में, फिर अक्टूबर में, फिर दिसंबर में, जनवरी में और ज़्यादा चला गया था 1.2 लाख करोड़ का, ठीक। ये ट्रेंड जीएसटी कलेक्शन का है, ये अप्रैल में देखिए सबसे कम हो गया था 2020-21 में, फिर दिसंबर में रिकवर कर गया, जनवरी में सबसे ज़्यादा हुआ है। और ये मंथली एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का, मैंने कई बार बताया आपको, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए कितना बढ़ा दिया है ये, ठीक है। तो नवंबर में 249% हो गया था, दिसंबर में लगातार मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने यहाँ पे बढ़ाया है, फोकस किया है, फिजिकल स्टिमुलस दिया है कई बार। देखिए आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिला के कुल मिला के
29.87 लाख करोड़, मतलब 30 लाख करोड़ का यहाँ पे कोविड में पैकेज दिया, जो कि इंडिया की जीडीपी का करीबन 15% था। समझ रहे हैं, ये पूछा जा सकता है फैक्टर। ठीक। और जिसमें से जो 15% था, जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज था, इसमें जितना पैकेज दिया गया वो 9% ऑफ जीडीपी था के इक्विवेलेंट था। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है ये सब चीज़ें। और किस किस तरह से पहले एक स्पेशली इकोनॉमिक और कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दिया मई में, फिर आपको जो है कई सारे और भी स्पेंडिंग के लिए पैकेज दिए इकोनॉमी के 12 अक्टूबर को। फिर जो है आत्मनिर्भर भारत 3 जो है अनाउंस हो गया 12 नवंबर को। आत्मनिर्भर भारत जो है 1, 2, 3 ये कब हुआ, कितना कितना जो है दिया गया, ये सब आप याद रखिएगा। बजट में मैंने बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ यहाँ। और जितना भी दिया है यहाँ पे गवर्नमेंट ने फेज मैनर में दिया, एक साथ नहीं दिया, धीरे धीरे कर करके दिया है यहाँ पे। ठीक। पहले वाले देखिए जो फेज था उसमें यहाँ पे धीरे से क्वेश्चन करने के लिए, मतलब जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के, छोटे छोटे बिजनेस हैं, वो सफ़र कर रहे हैं एकदम। इंडिया में ज़्यादातर सब छोटे बिजनेस वाले ही हैं, तो उनको पहले किया कि भैया किसी तरह वो लोग उभरें। ठीक है। फिर यहाँ पे धीरे धीरे और लॉकडाउन खोला, रिस्ट्रिक्शन खोलते गए। फिर डिमांड साइड में और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी करने के लिए फिर और पैकेज दिया। थोड़ी इकोनॉमिक रिकवरी जब चालू हुई तो यहाँ पे और स्टिमुलस दिया कि भैया इन्वेस्टमेंट भी आने लगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या दिया है। ये देखिए, ये मार्च में 2020 में ये सबसे पहला था, ये 1,92,000 करोड़ रुपए का। इसमें ज़्यादातर क्या है कि फूड वूड और उन सब के लिए दिया गया, हेल्थ के लिए दिया गया। ठीक है, हेल्थ सेक्टर हमारा सुविधाएं नहीं थी, बेड नहीं मिल रहे थे, टेस्टिंग लैब नहीं थी। ठीक है। फिर मई जून में फिर देखिए कैसे कैसे जो है लिक्विडिटी सपोर्ट दिया फर्म्स को, फूड लाइवलीहुड के लिए भी दिया, लिक्विडिटी मेजर लिए कि भैया लिक्विडिटी बनी रहे, एग्रीकल्चर क्रेडिट दिया, डिमांड बूस्ट करने के लिए पैकेज दिया। फिर अक्टूबर 2020 में 73,000 करोड़ का कंजम्पशन बूस्टिंग के लिए दिया, इन्वेस्टमेंट बूस्टिंग के लिए दिया। नवंबर 2020 में 2,65,000 करोड़ का पैकेज दिया गया। ज़्यादातर ये इन्वेस्टमेंट बूस्टिंग पे दिया गया है ये। ठीक है, किस तरह से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है ये सब बताया गया है यहाँ पे। फिर ये टैक्स एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये सब बजट में डेटा जो है वहाँ से बेहतरीन तरीके से मिलेगा। अगर टैक्स कलेक्शन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जीएसटी ही था, याद है। और नंबर 2 पे क्या था, इनकम था कि जो है कॉर्पोरेट टैक्स था। जल्दी से बताइए, ये सब बताया मैंने, बजट वाला देखना जरूरी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले वो जरूर देख लीजिए। राज्यों को किस तरह से यहाँ पे जो है अनुदान दिया गया, डिवोल्यूशन किया गया, फाइनेंस कमीशन का ग्रांट दिया गया, टोटल ट्रांसफर 13.5 लाख करोड़ के आसपास किया गया। ठीक है, कैसे जो है आपका ये ट्रेंड रहा सेंटर का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो वाला। मर्चेंड जो है ये क्या बोलते हैं इसको, मर्चेंडाइज जो ट्रेड है, इसमें देखेंगे आपको इंडिया ने ट्रेड सरप्लस किया था जून 2020 में 18 सालों के बाद। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ये उसी को ग्राफ के माध्यम से किया है। देखिए ग्राफ थोड़ा सा पढ़ना सीख लीजिए। कई बार जो है ग्राफ के माध्यम से मैं पिक विक देता हूँ, थोड़ा ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। देखिए सब इसी में लिखा रहता है। ये देखिए नीला कलर ट्रेड बैलेंस है, ये एक्सपोर्ट है, लाल वाला ये वाला ग्रीन वाला इम्पोर्ट है। तो ये मतलब जो है इम्पोर्ट आपका पहले घटा। ठीक है, घटता रहा। फिर Q1 जो 2020-21 का है बहुत घट गया, हमने इंपोर्ट बहुत घटा दिया था, तभी तो करंट अफेयर जो अकाउंट है सरप्लस में चला गया। लेकिन फिर जब लॉकडाउन के जो रिस्ट्रिक्शन है हटाए गए तो फिर से हमने इंपोर्ट चालू कर दिया, तो इंपोर्ट फिर से बढ़ने लगा। एक्सपोर्ट भी हमारा बहुत घटा था, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट थोड़ा बना रहा। ओवरऑल मतलब जो है ट्रेड हमारा जो डेफिसिट होता है वो थोड़ा सा घटा। ठीक है, वही यहाँ पे पूरे ग्राफ में दिखाने की कोशिश की है। ये बताया गया है कि क्या मेजर्स लिए थे सेंटर ने स्टेट को सपोर्ट करने के लिए कोविड 2019 के टाइम पे। भैया ये प्लीज़ इसको रट लीजिएगा, एटलीस्ट इसकी जो हेडिंग है ये रट लीजिएगा। अगर आपने ये भी कर दिया ना तो ये एक्चुअली कीवर्ड्स हैं, ये मेंस आंसर राइटिंग की, समझ रहे हैं बात आप। कि भैया जो बोरोइंग लिमिट है 2020-21 में स्टेट की आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के में लिमिट ऑफ बोरोइंग, मतलब जो कर्जा लेने की लिमिट है वो बढ़ा दी थी स्टेट की। ठीक, यहाँ कह रहे हैं कि एडिशनल बोरोइंग लिमिट 2% ऑफ जीडीपी जो जीएसडीपी जो स्टेट की थी वो अलाउ कर दी गई थी, जो कि करीबन 4.27 लाख करोड़ थी। ठीक है, अब इसमें 2% की जो लिमिट दी थी उसमें कह रहे हैं कि जो पहली इंस्टॉलमेंट थी 0.5% की, वो तो सब सारे स्टेट को दे दी थी। जो सेकंड वाला था 1% का जीएसडीपी का जो बोरोइंग का सपोर्ट था वो 4 स्पेसिफिक टाइप के स्टेट लेवल रिफॉर्म वालों को दिया गया, जहाँ वेटेज दिया गया और उस हिसाब से यहाँ पे दिया गया। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये सारी चीज़ें कि भैया जीएसडीपी का जो 1% की दूसरी राशि 4 विशिष्ट राज्य स्तरीय सुधारों के कार्यान्वयन के अधीन थी, जहाँ पे प्रत्येक सुधार का भार
वेटेज था 0.5% ऑफ जीएसडीपी थे। कौन कौन से भैया? वन नेशन वन राशन जो है आप इम्प्लीमेंट करिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला रिफॉर्म करिए, अर्बन लोकल बॉडी वाले रिफॉर्म करिए, पावर सेक्टर वाले रिफॉर्म करिए। फाइनल जो 0.5% था वो कंडीशनल था। ठीक है, कि अगर आपने ये जो 4 में से एटलीस्ट 3 लिए होंगे तभी यहाँ पे दिया जाएगा, उस हिसाब से है। 30 दिसंबर 2020 तक 10 स्टेट ने वन नेशन वन राशन वाला सिस्टम कर दिया था। 7 जो है स्टेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म कर दिए थे। 2 स्टेट ने लोकल बॉडी वाले रिफॉर्म कर दिए थे। इवन जो है और एडिशनल बोरोइंग यहाँ पे कर दी गई यहाँ पे। ठीक है, और वो कितनी हुई? 51,000 समथिंग करोड़ रुपए। मतलब एक कुल मिला के मोटा मोटा क्या किया कि लिमिट जो बोरोइंग की थी वो बढ़ा दी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंडर में। और फिर कंपनसेशन भी स्टेट को दिया कि जो भी उनका जीएसटी का लॉस हुआ है उनको कंपनसेट करने के लिए भारत सरकार ने मदद की। उसमें क्या क्या चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट आप एक बार पढ़िएगा। पूरा मैं पढ़ूंगा तो 8-10-15 घंटे का वीडियो हो जाएगा। मेन मेन बातें पढ़िए, बाकी आप एक बार यहाँ पे या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पीडीएफ में जब मैं दूंगा। जिनको प्री और मेंस दोनों की तैयारी करनी है वो पूरा पढ़िएगा। या फिर अभी प्री वाले जो मैंने जहाँ तक फैक्ट बताए थे, प्री वाले क्या करेगा मैं बताऊँ आपको। एक बार ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार बजट का देख लीजिएगा, यूनियन बजट का, एक बार यूपी बजट का, फिर तीनों को मिला के एक इकोनॉमी पापा वीडियो में दूंगा। ठीक है, तीनों से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट छाट छाट के 1-1.5 घंटे का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और ये वाला एक बार देख के उसको देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर मेंस में यही तीनों को देख लीजिएगा एक बार, बस इसी में हो जाएगा। एसडीआरएफ के तहत यहाँ पे सपोर्ट किया तो इसी में फिर ये चैप्टर का पूरा एनालिसिस है कि किस तरह से जो है सरकार ने स्टेट की मदद करी, क्या क्या चीज़ें दी हैं, ये एक बार आप पढ़िएगा। ठीक है, वही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में दोनों तरफ दे दी, इंग्लिश हिंदी दोनों। फिर और नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। यहाँ पे क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के इनिशिएटिव लिए गए। अब देखिए भारतमाला परियोजना, ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है हाईवे सेक्टर के लिए, और इसमें 80,000 से ज़्यादा यहाँ पे किलोमीटर की क्या क्या बन रहा है। अब देखिए क्या पता यही पूछ सकते हैं कि भारतमाला परियोजना में एक्चुअली क्या क्या जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो रोड हो रहा है, हाईवे हो रहा है, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे हो रहे हैं और ब्रिजेस हो रहे हैं। ठीक है, $107 बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। सागरमाला क्या है? मतलब कि पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, न्यू पोर्ट डेवलपमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी इन्हेंसमेंट, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो ये क्या है? ये सारे आपके हो गए कीवर्ड, मेंस में काम आएंगे। सागरमाला में सिर्फ जो है पोर्ट डेवलपमेंट नहीं होता है, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, न्यू पोर्ट डेवलपमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी इन्हेंसमेंट, मतलब कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी जो पोर्ट के आसपास है उसका भी डेवलपमेंट करेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें आपके क्या हो गए? ये आपके हो गए कीवर्ड्स। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्ट यहाँ पे जो है हब्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, इन पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, इन पे फोकस है गवर्नमेंट का। TIES स्कीम पे फोकस है। लॉजिस्टिक्स प्लानिंग और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल पे फोकस है। इंडिया का लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म यहाँ पे जो है बनाने पे फोकस है। ये सारे आपको एक बार देखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है काफ़ी सारे मेंस के लिए। प्री के लिए मैं जो वर्ड बताता जा रहा हूँ उतना काफ़ी है ये। फिर उसमें भी चैप्टर की पूरी समरी है। ठीक है, ये एक बार आप देखिएगा। ये सारी चीज़ें अब अलग से तो नहीं बता पाऊँगा मैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दी हैं। फिर वही आरबीआई ने क्या क्या मेजर लिए हैं, कई सारे कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि आरबीआई ने क्या क्या लिए थे, तो कीवर्ड आपको लिखने पड़ेंगे ना। तो क्या क्या कीवर्ड लिखेंगे? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, अभी मैंने बताया कि क्या समस्या इसमें क्या होता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो आरबीआई क्या करती है कि जो सिक्योरिटी होती है वो बेचना चालू कर देती है ताकि पैसा इसके पास वापस आ जाए, लिक्विडिटी कम हो जाए। जब रिसेशन बढ़ जाता है तो यहाँ पे ख़रीदना चालू कर देती है ताकि लिक्विडिटी, पैसा दे ये लिक्विडिटी बढ़े, उस तरह से है ये। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस हो गए, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, ये सारे जो है स्टेप्स लेती है आरबीआई। जो ग्रॉस एनपी है इसीलिए ये घटा है, और निफ्टी विफ्टी जो है हाईएस्ट लेवल पर चल रहे हैं। हालांकि सर्वे ने इसकी बुराई भी करी है कि औकात से ज़्यादा बढ़ गए हैं। फिर ये M3 मनी कई बार यहाँ पे टर्म लिया गया है। M3 क्या होता है ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, प्री के टर्म्स में जितना इंपॉर्टेंट वो मैं बता दिया हूँ यहाँ पे। 2020-21 में जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ब्रॉड मनी की। अच्छा, ब्रॉड मनी किसको कहते हैं? M3 को, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, कहो यही पूछ लें प्री में। बिल्कुल, मतलब बहुत से यूपीपीएससी में फैक्ट एड पूछ लेते हैं, यूपीएससी के लिए भी, इसीलिए उसमें भी पूछ सकते हैं ये। तो जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ब्रॉड मनी का वो 12.5% रहा है।
पिछली बार कितना था, 10.1%। ठीक है। अब ये M1 क्या होता है, नैरो मनी होता है, M2 होता है नैरो मनी, M3 होता है ब्रॉड मनी और M4 होता है ब्रॉड मनी। ठीक है, ये ध्यान कर लीजिएगा। लिक्विडिटी, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं आपसे, मैंने उतना ही बताया जितना आपका पूछा जाता है। अगर पूछेंगे कि M1 M2 M3 M4 को लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, या फिर लिक्विडिटी में आप इसको ऑर्गेनाइज करिए, तो M1 की लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है, M2 की उससे कम, उससे जो है उससे कम M3 की, उससे कम M4 की। ठीक है। M0 क्या होता है, जो करेंसी सर्कुलेशन में होती है, प्लस जो बैंकर्स का डिपॉजिट होता है आरबीआई के पास, और प्लस अदर डिपॉजिट आरबीआई के पास। M1 करेंसी विद पब्लिक हो गया, डिमांड डिपॉजिट होते हैं जो बैंकिंग सिस्टम में, ये कासा जो बोलते हैं ना, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, और प्लस दूसरे डिपॉजिट होते हैं आरबीआई के पास। M2 में M1 को जोड़ के प्लस आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की जो सेविंग डिपॉजिट होते हैं। M3 में M1 को जोड़ते हैं, M2 को नहीं जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा हर जगह। ये दो में जो है M2 M3 में M1 का रेफरेंस है। प्लस टाइम डिपॉजिट होते हैं, और प्लस M4 में क्या होता है, M3 प्लस सारे जो डिपॉजिट होते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट था, जितना ज़रूरी वो मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक। फिर बैंकिंग में क्या क्या जो है रेगुलेटरी मेजर्स लिए गए हैं। अब ये देखिए कीवर्ड यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, मर्जर ऑफ पीएसबी, कई सारी पीएसबी को, पब्लिक सेक्टर बैंक को मिला के जो है, अब ने देखा होगा एसबीआई को कितनी सारी को मिला के सिर्फ एसबीआई बना दिया गया। अभी कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक को और कम करेंगे, मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो ये मर्जर ऑफ बैंक किया है यहाँ पे। एमएसएमई को रिस्ट्रक्चर कर दिया है, उसके लोन को। मतलब डेटा टू डेटा, एक एक चीज़ यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो है देखिए, जो सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाई करनी होती है, आपको जनरलाइज्ड चीज़ें देखनी है। अब एकदम ही स्पेसिफिक थोड़ी ना घुस जाओगे, बैंकिंग में थोड़ी ना हो यार। आप समझ रहे हैं, एक ओवरऑल पिक्चर पता होनी चाहिए कि हो क्या रहा है। तो ओवरऑल में क्या कीवर्ड लिखने होते हैं, मर्जर कर दिया पब्लिक सेक्टर बैंक का, रिस्ट्रक्चर कर दिया एमएसएमई लोन का, जो लार्ज एक्सपोजर जो है फ्रेमवर्क बना दिया, एक्सपोर्ट क्रेडिट यहाँ पे प्रमोट कर दिया। फिर और यहाँ पे कुछ मॉनिटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन से रिलेटेड एक्सटर्नल बेंचमार्किंग कर दी गई है लोन्स की। ये कॉमर्शियल बैंक में हुआ है। कोऑपरेटिव में क्या क्या किया, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है उसके टारगेट में रिवीजन कर दिया गया है। ठीक, ये 40% से बढ़ा के 75% कर दिया गया है कोऑपरेटिव बैंक में, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है। अच्छा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये इसमें क्या क्या आते हैं, ये कंपोनेंट एक बार आपको देखना जरूरी है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या क्या कंपोनेंट के तहत यहाँ पे लेंडिंग की जाती है, मतलब लोन किन किन प्रायोरिटी सेक्टर को दिया जाता है, ये प्रायोरिटी सेक्टर कौन से हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो चलो आरबीआई की साइट पे चलते हैं, आपको बता देते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या क्या होती है। देखिए, ये आरबीआई की साइट है, ये गाइडलाइंस आई थी, नई गाइडलाइंस। एक्चुअली क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं ना, उनका रेगुलेट पूरा आरबीआई करता है, तो सबका पापा जो है बैंक का आरबीआई है। अब आरबीआई जो बताएगा वही इनको करना पड़ता है। तो जो इनकी लोन वोन देते हैं ये लोग, तो आरबीआई बोलता है, पापा जी बोलते हैं कि भैया ऐसा है कि हमारे कुछ कमज़ोर बच्चे हैं, उनको लोन आप पहले दीजिए, तो ये होते हैं प्रायोरिटी, यानी कि उनको प्रायोरिटी दो। इसकी गाइडलाइन लोग बदलते रहते हैं। ये कह रहे हैं कि एसडीजी भी क्योंकि हमको अचीव करना है, तो उसके अकॉर्डिंग है ये सारी चीज़ें। फिर एक आध और कमेटी का नाम लिया है। एक एक्सपर्ट कमेटी है एमएसएमई की, उसके चेयरमैन यूके सिन्हा, तो यूके सिन्हा की कुछ रिकमेंडेशन मान लिए हैं यहाँ पे। एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप है एग्रीकल्चर ग्रेड का, जो एमके जैन का है, तो उसके कुछ कुछ रिकमेंडेशन मान लिए हैं। समझ रहे हैं। फिर यहाँ पे पूरी डेफिनेशन दी हुई है, और बताया है किसको यूसीबी बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे। मुद्दे की बात यह है कि प्रायोरिटी सेक्टर में होता क्या क्या है। ये जो है 8 टर्म, ये वाले इनको रट लो। एग्रीकल्चर है प्रायोरिटी में, एमएसएमई जो इंटरप्राइजेज हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, एडुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, सोशल सेक्टर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, और अदर्स हो गया। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि टोटल प्रायोरिटी सेक्टर को डोमेस्टिक जो कॉमर्शियल बैंक होंगी, ठीक है, एक्सक्लूडिंग आरआरबी और एसएफबी, 40% इनको देना पड़ेगा। इनका जो भी इनकी लेंडिंग होगी उसका 40% प्रायोरिटी में देना पड़ेगा, जिसमें से 18% जो है एग्रीकल्चर को जाना चाहिए। इसमें भी मतलब कैटेगरी वाइज भी बता दिया है कि किसमें कितना जाना चाहिए एटलीस्ट। ठीक, फिर उसमें फॉरेन बैंक की जिसकी 20 से कम ब्रांचेज हैं उनको 40% देना पड़ेगा। ये वाली लिमिट नहीं है, लोग कहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि कहाँ कहाँ जाएंगे, मान लीजिए उनकी ब्रांचें नहीं ग्रामीण में, तो कहाँ एग्रीकल्चर को देने जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक है उनको 18% एग्रीकल्चर वालों को देना पड़ेगा। ठीक, और जिसमें से 10% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को देना पड़ेगा। माइक्रो इंटरप्राइजेज को 7.5% का लोन देना पड़ेगा, वीकर सेक्शन के लिए 12%। ठीक है, आरआरबी के लिए यहाँ पे बताया है 75% आपको देना पड़ेगा।
प्लस और भी यहाँ पे एग्रीकल्चर की लिमिट है। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक वालों को भी 75% यहाँ देना पड़ेगा लेंडिंग अपनी। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर की ये देख सकते हैं आप, प्राइमरी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको मार्च 2024 तक 75% अपनी प्रायोरिटी सेक्टर को देनी है। जितनी भी मतलब लोन देंगे 75% इनको 2024 तक, ये जरूर ध्यान रखिएगा, प्रायोरिटी सेक्टर को देनी है। ठीक है, बस इतना अपने काम की चीज़ है, बाकी चलो उधर। जिसको ज़्यादा पीएचडी करनी हो ये पूरा पढ़ ले, ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा कुकियाना है तो आप यहाँ पढ़ो, खूब सारा लिखा हुआ है, जितना समझ में भी नहीं आएगा आधे ज़्यादा। और जिसको भरोसा है वो जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो यही सब किया है यहाँ पे। ठीक, तो हम लोग देख रहे थे ये कोऑपरेटिव बैंक के लिए क्या क्या कर दिया था। यहाँ पे हम लोग आ गए थे और ये हम लोगों ने देखा, पहला था कि भैया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि भैया ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा एलिजिबल मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के तौर पे। इंटरेस्ट सबवेंशन जो स्कीम होगी एमएसएमई की, उसके लिए मतलब इंटरेस्ट जो यहाँ पे माफ़ किया जाएगा थोड़ा, उसमें इनको इंक्लूड कर लिया जाएगा। और फिर इनकी रिपोर्टिंग हो, जो लार्ज क्रेडिट देते हैं उन सबका यहाँ पे क्या कैसे क्या दे रहे हैं ये सब। फिर यहाँ पे कुछ लिमिट भी लगा देंगे कुछ कुछ जो है बोरोवर्स की, और प्लस जो लार्ज एक्सपोजर वाले हैं रिटर्न यहाँ पे भरना पड़ेगा। ठीक है, मतलब रिटर्न भरने का टाइम यहाँ पे बढ़ा दिया गया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में यहाँ पे अमेंडमेंट ला देंगे, और बस वही ये पूरा चैप्टर को यहाँ पे समराइज़ किया। तो एक बार इसको पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ठीक, फिर देखिए इस ग्राफ में बताया गया है कि जो आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है, बढ़ता जा रहा है लगातार, सबसे जब बड़ा कंपोनेंट है फूड और बेवरेज का, देखिए आप। ठीक है, तो इसको कह रहे हैं वेटेज को घटाओ, और इसका जो बेस ईयर जो है वो आपका अमेंड करो, 2011-12 से रिवाइज करो। ये ग्राफ, ये मैं देखिए डेटा पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप ओवरऑल सीपीआई इन्फ्लेशन में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ाने का जो कंट्रीब्यूशन है, अवार्ड जाता है महाराष्ट्र के नाम पे, दूसरे नंबर पे यूपी, तमिलनाडु। टॉप 2-3 याद कर लीजिए, पूरा कहाँ याद रह पाएगा यार। एक बार ये पढ़ लीजिए, ये सारी चीज़ें थाली कॉस्ट है ये स्टेट लेवल। मतलब अगर आप जो है खाना खाएंगे अगर रूरल एरिया में, तो सबसे महंगा जो है अंडमान वाला है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, मिज़ोरम है, ये वाला है सब। तो ठीक है, 2020-21 में सबसे सस्ता हमारा यूपी है। ओए होए, खाना खाना को भरपेट के खाओ, यूपी में सबसे सस्ता है, फिर पंजाब में है। ये है थाली रूरल एरिया में, ये अर्बन एरिया में है। इसमें अरुणाचल प्रदेश है, फिर अंडमान निकोबार है। इसमें सबसे सस्ता है अर्बन एरिया में, शहरों में, मध्य प्रदेश। ठीक है, और सबसे सस्ता फिर बिहार है नंबर 2 पे। यूपी भी इधर ही कहीं होगा अर्बन एरिया में। ठीक, थोड़ा सा मतलब महंगा है ये। ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है ये नॉनवेज थाली के बारे में बताया कि सबसे सस्ता जो है नॉनवेज थाली रूरल एरिया में चंडीगढ़ में है, सबसे सस्ती हरियाणा में है अर्बन एरिया में, और अरुणाचल प्रदेश में बहुत महंगा है। अरुणाचल प्रदेश मतलब ओवरऑल सब महंगा है हर जगह के लिए। देख रहे हैं आप, चाहे नॉन वेज लो चाहे वेज लो। और ये अंडमान है किसमें, वेज थाली रूरल एरिया में। ठीक, क्या क्या मेजर्स जो है लिए जा सकते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या लिए प्राइस को यहाँ पे मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक्सपोर्ट को बैन किया, और जो प्याज के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। ठीक है, ताकि यहीं बना रहे। और देखिए सप्लाई डिमांड का पूरा गेम होता है। अगर आप ये समझ लीजिए कि सप्लाई यहाँ पे कम होगी तो अपने आप डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इसको आप ऐसे समझिए, मैं समझाता हूँ बहुत सिंपल भाषा में, कि मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक है, और 100 किलो प्याज का प्रोडक्शन हुआ। ठीक, अब यहाँ पे जो है 1-1 किलो सबको मिल गया। ठीक है, लेकिन अगर आप ये समझिए कि ये जो 100 किलो प्याज का प्रोडक्शन हुआ, ये जिन लोगों ने प्रोडक्शन किया वो उन्होंने स्मार्ट खेल दिया। इनको यहाँ पे जो है इंडिया में 1 रुपया किलो मिला, इन्होंने एक्सपोर्ट किया, इनको 2 रुपया मिल गया। ठीक, तो जब 2 रुपया मिल गया और मान लीजिए 20 किलो बाहर निकल गया, तो बचा कितना, 80 किलो। लोग कितने हैं, लोग थोड़ी ना, लोगों को थोड़ी ना मार डालोगे, लोग तो 100 ही हैं। तो पहले 100 लोगों के लिए 100 किलो था, अब 100 लोगों के लिए 80 किलो हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया, एक्सपोर्ट बैन कर दिया। मतलब जो 20 किलो ज़्यादा स्मार्ट खेल रहे थे, एक्सपोर्ट बैन कर दिया। एक्सपोर्ट बैन कर दिया तो 100 ही बचा रहा। समझ में आई बात, ये एकदम वैसे बता रहा हूँ मैं। एक्सपोर्ट बैन कर दिया, इसलिए डिमांड सप्लाई का गेम है पूरा। ठीक है, और इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक लिमिट, अब देखिए इसको कैसे समझेंगे वो भी समझिए, कि 100 लोग थे, अभी सबके पास 100 किलो है, 1-1 किलो मिल जाएगा। लेकिन कुछ इतने चतुर हैं कि उन्होंने स्टॉक कर लिया, अब मार्केट में सिर्फ 60 ही निकल रहा है। तो जब इसमें भी यहाँ पे कम हो गया ना, तो यहाँ पे स्टॉक की लिमिट कर दी कि भैया स्टॉक नहीं कर पाओगे। ठीक है, और तीसरी बात क्या है कि मान लीजिए फिर भी 100 लोग जो हैं, अब उनको 100 में काम नहीं पड़ रहा है, तो वो बाहर से भी कुछ ले सकते हैं।
समझ रहे हैं कि इंपोर्ट हम कर सकते हैं, 100 की जगह यहाँ 20 किलो कर लिया तो 120 हो गया, तो और बढ़िया हो गया। समझ में आ रही बात? तो यहाँ इंपोर्ट के रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया, एक्सपोर्ट को बैन करना, ठीक है, और इंपोर्ट के रिस्ट्रिक्शन को हटाना, और प्लस स्टॉक होल्डिंग की लिमिट करना। ये 3 होते हैं स्टेप मुद्रा को कन्वर्ट करने के लिए। ये देखिए यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉर्मल भाषा में मैंने बता दिया, बाकी आप पढ़ लेना, आप लोग स्मार्ट हो, हीरो हीरोइन हो, सब पढ़ लोगे। ये वाले मेज़र क्या किए, इससे जो है इंपोर्ट हमने ज़्यादा कर लिया, ओनियन का, तुर दाल का, मसूर दाल का, ठीक है, और उससे थोड़ा बहुत यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की। और भी कई सारे मेजर लिए। एक और क्या मेजर लिए, ये देखिए कीवर्ड हैं सारे। प्राइस स्टेबलाइजेशन जो फंड है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर दी। ये वाला पॉइंट आपने देखा होगा हमेशा है, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है अगर उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर दो तो गवर्नमेंट की पूरे सिस्टम में एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इसीलिए प्राइस स्टेबलाइजेशन जो स्कीम है इसका जो पर्पस था उसको इफेक्टिवली जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया, इसीलिए थोड़ा प्राइस स्टेबलाइज हो रहा है। ये क्या है, ये वाली चीज़ आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती हैं। मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट से बोल दिया गया भैया कि जो भी यहाँ पे सरकारी विभाग हैं या फिर जो मंत्रालय हैं जो पोषण यानी कि न्यूट्रिशन से संबंधित योजनाओं को संचालित कर रहे हैं उनको, या फिर जो भोजन कैटरिंग ये सब सेवाएं उपलब्ध कराते हैं उनको, जो केंद्रीय बफर है वहाँ से जो है दाल वाल लेनी है उसको इस्तेमाल करना है फिर, ठीक है। बफर स्टॉक से दाल लेकर उसको उपयोग करना है। पीडीएस वितरण में जो पीडीएस हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जो मिड डे मील स्कीम चलती है, आईसीडीएस चलती है, ये सब जो सेना वेना में और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में हैं उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बफर स्टॉक से थोड़ा दाल ली जा रही है, शेल्फ लाइफ और इन सब के आधार पर किया जा रहा है। यहाँ पे बोल दिया गया कि बफर स्टॉक जो है दालों का भी यहाँ पे बनाइए, नहीं सॉरी, जो दालों का बफर स्टॉक है उससे दालों की कीमत नहीं बढ़ी। तो मतलब जहाँ जहाँ भी प्राइस बढ़ने की संभावना थी वहाँ वहाँ यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टेप लिया। अब यहाँ कीवर्ड आप देख लीजिएगा क्या क्या कीवर्ड है। एक तो 3 ये थे कि एक्सपोर्ट बैन कर दो, स्टॉक लिमिट लगा दो, इंपोर्ट को ईज कर दो, इंपोर्ट को ईजी बना दो, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर दो, और जो है ये जो आपका बफर स्टॉक है दाल का वो थोड़ा सा बढ़ा दो, और बफर स्टॉक से ही जो है पीडीएस ईडीएस वितरण करो। स्टेट को भी बोला गया कि अपना अपना जो है स्टेट लेवल का पीएसएफ बना लो, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, और जो है एमओयू यहाँ पे साइन कर दिया गया मोजम्बिक से कि भैया दाल वाली इंपोर्ट होती रहे। तो ये कुछ कुछ मेजर स्टेप हैं, आप इनमें से 5-6 भी पॉइंट लिख देंगे तो काफ़ी सारे 8 पॉइंट लिखे हुए हैं, हालांकि यहाँ पे एक बार आप रुक के पढ़ सकते हैं। ये चैप्टर की पूरी यहाँ पे एनालिसिस है, हिंदी इंग्लिश दोनों की मैंने पिक यहाँ पे कर दी है, आप इसको देख लीजिएगा। ये देखिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। अब इसमें जो है क्या क्या चीज़ें एसेंशियल कमोडिटी में आती हैं ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2A में। क्या क्या है भैया इसमें, एक तो ड्रग्स हो गया, वो ड्रग नहीं जो कुछ लोग लेते हैं, वो जो पता नहीं जो कौन सा नशा करता है वो वाला नहीं, ये ड्रग मतलब दवा वाला। फिर फर्टिलाइज़र जहाँ पे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और मिक्सड होंगे। फूड स्टफ हो गया, एडिबल ऑयल सीड और ऑयल्स होंगे, ठीक है। हांग यार्न होगा जो कि कॉटन से बना है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, रॉ जूट और जूट टेक्सटाइल हो गए। अब आप समझेंगे कि भैया जो है ये 7 कमोडिटी यहाँ पे ईसी एक्ट में है, ये एसेंशियल कमोडिटी में, कि पेट्रोलियम तो नहीं होगा, पेट्रोलियम है। रॉ जूट और जूट टेक्सटाइल हो गए, ठीक है। सीड्स जो फूड क्रॉप्स के होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल के होते हैं, कैटल फॉडर के लिए होते हैं, जूट सीड, कॉटन सीड, ये सारे हैं। ये भैया इनको रट लेना जरूर, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मौजूदा समय में, इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार, मौजूदा समय में 7 जिन्सों को अनिवार्य वस्तु अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया गया है। दवाएं, उर्वरक हो गया, खाद्य तेल हो गया, तिलहन और तेल सहित रुई से पूर्ण बना हुआ सूत, पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा जूट और जूट वस्त्र, खाद्य फसलों के बीज, फल और सब्जियों के बीज, पशु के चारे का बीज, जूट बीज, कपास बीज। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा सकता है, मुझे लगता है प्री में आ सकता है ये। कहो यही पूछ लें कि भैया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कब आया था, तो ईयर क्या था 1955 में, ठीक है। और प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1980 में आया था, ठीक है। तो ये इसका ईयर भी याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ कुछ अमेंडमेंट भी किए गए हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, ये भी एक बार देख लीजिए। देखिए ये जो है ये क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिसेंटली जो है अभी सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में कुछ चेंजेस किए हैं। तो प्लीज़ एक्सप्लेन या क्रिटिकली एनालाइज करके आ सकता है। सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1A में चेंजेस किए हैं। पहला चेंज ये किया है कि जो ये फूड स्टफ़ है, सीरियल है, पल्सेस हैं, पोटैटो, ओनियन, एडिबल ऑयल,
और ये ऑयल, ये सिर्फ रेगुलेटेड तभी किया जाएगा जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस आ जाए, वॉर हो जाए, फेमाइन आ जाए, ये सारी चीज़ों में। ठीक है, अब इस तथ्य का उल्लेख कर दिया गया जो अनाज, दालें, आलू, प्याज, खाद्य तेल है, इन सबको केवल असामान्य परिस्थितियों में ही विनियमित किया जाएगा, वैसे रेगुलेट नहीं किया जाएगा। हर समय कुकू नहीं की जाएगी, जब कोई दिक्कत होगी तभी यहाँ पे कुकी आया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि सेक्शन 3 का 1A का बी, इसमें बताया गया है कि कोई स्टॉक लिमिट भी तभी लगाई जाएगी जब एकदम से प्राइस बढ़ जाएगा। अगर 100% कोई इंक्रीज हो गया रिटेल प्राइस में हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का, या फिर 50% हो गया आपका रिटेल प्राइस जो नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड स्टफ है, ठीक है, तब। और तीसरा ये है कि इसमें यहाँ पे एक नई डेफिनेशन जोड़ी गई है वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स की। ये 3 वर्ड आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। इसमें वो सारी इंटाइटी को ले लिया गया है जो किसी भी स्टेप पे वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, फाइन प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक। ये बहुत ही विजनरी स्टेप बताया जा रहा है। ठीक, तो मतलब कि क्या है कि इनको फूड स्टफ को रेगुलेट तभी किया जाएगा जब कोई दिक्कत होगी, और लिमिट भी तभी लगाया जाएगा जब एकदम से प्राइस बढ़ेगा, और वैल्यू चेन को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है डेफिनेशन को। ये 3 चीज़ें हैं, ये आपको देखना चाहिए। फिर भैया ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो है ये पिक मैंने बनाई है, डिस्कस द रीजंस फॉर अमेंडमेंट इन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, यहाँ से मिलेगा मटेरियल। ये मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया है, ये सारा जो है पूरा इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। अगर मेन पॉइंट की बात करें तो भैया ये सब क्यों एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, देखिए क्या हुए हैं अभी अमेंडमेंट, वो हमने देख लिए। ठीक है, 3 करे कि भैया कोई रेगुलेट ऐसे नहीं किया जाएगा हर समय, जब कोई दिक्कत होगी तभी करेंगे, कोई लिमिट ऐसे नहीं लगाई जाएगी, जब प्राइस बढ़ेगा तभी करेंगे, और जो यहाँ पे एक वैल्यू चेन वाला जो है आपको कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। लेकिन ये क्यों किया गया ये बता रहे हैं कि भैया इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ बढ़े, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े। हर समय ये नहीं कि जो है यहाँ पे सरकार यहाँ पे पिटाई करने आ जाएगी, कूट देगी, ये सब नहीं। ठीक है, तो हमेशा फ्रीक्वेंट स्टैट्यूटरी कंट्रोल नहीं होगा। इसमें देखिए जो मेन पॉइंट लिखे हैं यही एक्चुअली हैं। इससे क्या है, ये जो दिख रहा है आपको ये ब्लैक कलर से, यही एक्चुअली इसके मेन रीजन है। अगर आप इतना भी लिख देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट एक एक लाइन लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। इससे क्या है, ये जो अमेंडमेंट हुए हैं इससे जितने भी स्टेक होल्डर का मतलब होता है जितने लोग भी किसी भी तरह से उनका स्टेक हो, शेयर होल्डर वाला कॉन्सेप्ट चला गया, अब स्टेक होल्डर वाला कॉन्सेप्ट आया है हर जगह। तो ये सारे लोगों के इंटरेस्ट को यहाँ पे बैलेंस करता है। ठीक है, ये क्योंकि ये जो है फार्मर हो गए, एक्सपोर्टर हो गए, प्रोसेसर्स हो गए, जो वैल्यू चेन के पार्टिसिपेंट हो गए, इन सबको यहाँ पे अब जो फियर रहता था एक्सेसिव रेगुलेटरी इंटरफेरेंस, मतलब ज़्यादा जो सरकार कुकू कुकू करती थी वो सारी चीज़ों का डर नहीं रहेगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर फार्मर के पास अच्छी खासी चॉइस होगी अपने प्रोड्यूस को बेचने की, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट को प्रमोट करेगा जिससे फार्म वेस्टेज जो है घटेगा, प्राइस स्टेबलाइज रहेंगे, और जो कंज्यूमर है उनको सेफगार्ड करेगा। ये सारी चीज़, मतलब कंज्यूमर कैसे सेफगार्ड होगा, अगर यार प्राइस स्टेबलाइज रहेंगे तो बढ़िया है, फिर लोगों को एकदम से लोगों की जेब पे नहीं भार पड़ेगा। और ठीक है, अगर कोई लिमिट जो है लोग कालाबाजारी कर लेते हैं वो सब जो है ख़त्म हो जाएगी। ओवरऑल मतलब जो है मार्केट जैसे चलती है डिमांड सप्लाई की अपने हिसाब से चलेगी, और जब कोई दिक्कत होगी तो उसमें अपने आप जो है रेगुलेट भी किया जा सकता है। यही सारी चीज़ें जो हैं आपको हिंदी में लिखी हुई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देख लीजिए और इम्पॉर्टेंट है ये सारा। इस वाले जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को ये भी बताया गया है इसमें कि कौन कौन सी परिस्थितियों में ये लिमिट लगाई जा सकती है, स्टॉक लिमिट, या फिर रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि भैया ये जो है उसी सर्कमस्टांसेस में लगेगा जब यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा, जब वॉर हो सकता है, या फिर फेमाइन, कोई अगर एकदम से प्राइस राइज हो गया, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, साइक्लोन आ गया, कोरोना आ गया, ये सारी चीज़ें। और इसमें जो अगर मान लीजिए प्राइस एकदम से बढ़ा, 100% प्राइस बढ़ गया हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में, हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आता है जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, एग्रीकल्चर वाला जो लेटेस्ट डेटा वीडियो उसमें सब बताया मैंने। 50% या फिर जो है नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड स्टफ के प्राइस में यहाँ पे बढ़ोतरी हो जाए तो उस हिसाब से यहाँ पे किया जाएगा। और उसी लिए फिर भी प्याज व्याज में कुछ यहाँ पे लिमिट लगाई गई थी, ये मेरे हिसाब से पढ़ना जरूरी नहीं, मैंने यहाँ मार्क कर दिया है, लेकिन फिर भी। और स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर रहेगी, जो है सारी पावर रहेंगी परमिट इशू करने की, लाइसेंस इशू करने की, रेगुलेट करने की प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन। मतलब कि स्टेट की पावर को कोई काटा नहीं गया है, समझ रहे हैं बात आप।
तो स्टेट गवर्नमेंट को इसलिए ये लाइन लिखी कि भैया ज़्यादा ना कुक किया हो, ऐसा कुछ नहीं किया गया है, बस ओवरऑल सब बढ़िया हो इसलिए ये सब ये किया गया है। फिर ये देखिए एसडीजी के लिए क्या क्या जो है 17 डेवलपमेंट गोल हैं, 169 टारगेट हैं। ये हमने इंडिया के आईएनडीसी क्या है, सॉरी एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस क्या क्या करेगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया। ये इसको रट लो भैया, इंडिया ने क्या किया है कि जो हमारी इमिशन इंटेंसिटी है जीडीपी का, मतलब मेनली तीन चीज़ करेंगे हम लोग नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में, कि जो हमारा जीडीपी में 2005 का लेवल था, ठीक है, इमिशन जो इंटेंसिटी थी, ठीक है, ये इमिशन जो इंटेंसिटी थी जीडीपी में जो 2005 का लेवल था, उस लेवल से 33 से 35% हम कम करेंगे। कब तक करेंगे? 2030 तक। सारे टारगेट 2030 तक हैं क्योंकि एसडीजी ही 2030 तक है, ठीक। और 2030 तक जो हमारा ये जितनी भी जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं, जो क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी है, 40% हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल से कर देंगे, ठीक है। तीसरा, ये खूब सारे पेड़ लगाएंगे ताकि कार्बन सिंक क्रिएट हो सके। 2.5 से 3 बिलियन टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट, समझ रहे हैं बात? अब तो खूब पेड़ पौधे लगाएंगे। ये है 3 टारगेट। ये आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि भारत ने अपने एनडीसी के में वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद में उत्सर्जन की मात्रा को 2005 के स्तर से 33 से 35% तक कम करने की बात कही है। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन जो स्रोतों से 40% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित करने की क्षमता की बात कही है। और 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन का कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक निर्मित करने के लिए वन एवं वृक्ष को बढ़ाने की बात कही है। ये 3 भैया रट लो, मेंस में आ सकते हैं, प्लीज़ रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा भी हुआ है, आ सकते हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसे वैसे में काम आ जाएगा। अब ये पिक जो बनाई है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए, इसीलिए वीडियो को पूरा देखने की बात कही थी मैंने, ठीक है, ताकि आपको बीच बीच में कई सारे फैक्ट हैं ये आपको पता चल जाए। ये पिक मैंने दे दी टेलीग्राम में, फ्री चैनल में। ये जो हमारा फ्री चैनल है यहाँ पे मैं पिक देता रहता हूँ सारी। ये है इसका एड्रेस। अगर आप टेलीग्राम में भी जाके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐसे लिख के सर्च करेंगे, 2-2.5 लाख से ज़्यादा जो हैं वो हमारे ही सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। 2,21,000 हो चुके हैं। लगातार आप लोग का प्यार मिलता जा रहा है, सहयोग मिलता जा रहा है। इसमें देखिए अगर आप थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, ये मोबाइल से दिखा रहा हूँ मैं, ये लैपटॉप में एकदम से मीडिया फाइल नहीं मिल पाएंगी क्योंकि मोबाइल में सेक्शन वाइज दिया हुआ है। मीडिया फाइल, लिंक्स, म्यूजिक, वीडियो, वॉइस, ये मैं कई बार वॉइस मैसेज देता हूँ, ये कुछ और रिकॉर्ड करके ऑडियो दिया गया, ये लिंक जो वीडियो की होती हैं। फाइल मतलब कोई पीडीएफ दे दी है, मीडिया मतलब कि पिक्स, तो पिक्स आपको मीडिया में मिलेंगी। देखिए जो ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे में रिकॉर्ड करी है, देखिए आप आगे बढ़ते जाएं, बहुत सारी पिक ही पिक यहाँ पे आपको मिलती जाएंगी। वीडियो भी आजकल देने लगे हैं, कई सारे पिक ही पिक रखी हैं, ठीक है। तो आप इससे पिक देख सकते हैं सारी। आप देखिए ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो ये डेट घटती बढ़ती जाएगी। 1 जनवरी 2021 के बाद की सारी पिक आपको देखनी है, ठीक। और आप अगर यूट्यूब चैनल में हमारे साथ हैं तो प्लीज़ हमारा ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पेड ग्रुप आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ हमारे 2 नंबर है, 9696066089, 8564880530, बस यही 2 नंबर है हमारे बस। और 7838692618 व्हाट्सएप है मेरा नंबर, उससे बात कर सकते हैं डायरेक्टली। अब ये पिक को देखो ध्यान से, एसडीजी को प्रिपेयर किसने किया है? ये एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 आई थी एक, मतलब इसमें एसडीजी के पूरे फैक्ट मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। एसडीजी में 2015 से 30 तक 15 सालों के लिए है। 17 गोल हैं इसमें, रुको पेन कर ये बदल लें, नीला कर लेते हैं। 17 गोल हैं इसमें, ठीक है। 169 टारगेट हैं, 2030 एजेंडा भी उसको बोलते हैं, ठीक। इसमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी 2020 की, जिसको प्रिपेयर किसने किया था? एसडीएसएन ने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। और बर्टलस्मैन स्टीफंग ने ये किया था, जिसमें स्वीडन नंबर 1 पे आया था, डेनमार्क नंबर 2, फिनलैंड नंबर 3। इंडिया की रैंकिंग थी इसमें एसडीजी 2020 के जो इंडेक्स था 117 रैंकिंग थी, स्कोर था हमारा 61.92। लास्ट रैंकिंग किसकी थी? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की, 166। एसडीजी एक इंडेक्स होता है, इंडिया में भी एक एसडीजी इंडिया इंडेक्स है। इसको कौन प्रिपेयर करता है? नीति आयोग, ठीक है। मॉस्पी के कोलेब्रेशन यूनाइटेड नेशन ग्रीन ग्लोबल ग्रोथ से, ठीक है। 2018 में ये चालू हुआ था। सेकंड एडिशन जो था एसडीजी इंडिया इंडेक्स का, वो 30 दिसंबर 2019 को इसकी रिपोर्ट आई। 16 गोल थे इसमें, 17वां गोल नहीं था।
जो हमारा मतलब नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, इसमें सिर्फ 16 गोल हैं, और जबकि एसडीजी टोटल में 17 गोल हैं। इसमें नीति आयोग में पार्टनरशिप फॉर गोल वाला नहीं था, और इसमें नंबर 1 रैंक आई थी केरल की, नंबर 2 हिमाचल की, फिर सबसे बिहार लास्ट में था, बिहार मतलब पीछे से फर्स्ट आया था बिहार, यूपी पीछे से पांचवा, अभी यूपी पीछे से भी फर्स्ट नहीं आ पाया। ठीक, एसडीजी में क्या क्या चीज़ें हैं ये आप देख लीजिए। जून 1992 में एक अर्थ समिट हुई थी। इतने इंपॉर्टेंट पिक है ना, इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, दो अर्थ समिट जो है वो ये पूछा जाता है कई बार, रियो डी जेनेरियो में हुई थी। तो रियो डी जेनेरियो समिट जो है अर्थ समिट बोलते हैं, 1992 में हुई थी। 178 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, और एजेंडा 21 अडॉप्ट किया था। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था ग्लोबल पार्टनरशिप बनाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए, ह्यूमन लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। एसडीजी से पहले एक छोटा भैया था इसका, वो क्या था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो वो 15 साल के लिए आया था, ये भी 15 साल के लिए आया। दोनों की उम्र 15-15 साल, लेकिन उसके टारगेट थे कम। उसके टारगेट थे कितने, 21 टारगेट। इसके टारगेट हैं 169 टारगेट। उसके गोल थे 8, इसके गोल है 17 गोल। ठीक है, तो ये एमडीजी वाला भी एक बार देख लीजिए। और फिर उसके बाद ये मतलब जो है ये इंपॉर्टेंट वाला मैंने मार्क कर दिया है। जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे। फिर एक वर्ल्ड समिट हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे, साउथ अफ्रीका में 2002 में। फिर ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट Rio+20, ये पूछते हैं कि Rio+20 ये जो है किससे रिलेटेड है, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। कब हुई थी ये, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी 2012 में। फिर पूछ सकते हैं कई बार कि ये जो द फ्यूचर वी वांट, ये कहाँ पे ये आउटकम आया था, किसका आउटकम है। तो ये आउटकम है Rio+20 का, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये वाला। समझ रहे हैं बात आप। ये जो Rio+20 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्फ्रेंस हुआ था 2012 में, इन लोगों ने यहाँ पे बातचीत करना चालू की। तब यहाँ पे इन्होंने बोला द फ्यूचर वी वांट, कि भविष्य जो हम चाहते हैं। तब ये 2012 में जो है इन लोगों ने यहाँ पे बातचीत करनी चालू हुई, और फाइनली 2015 से वो इम्प्लीमेंट किया गया था। तो फ्यूचर वी वांट किससे रिलेटेड है, ये आपकी Rio+20 से रिलेटेड है, ध्यान रखना ये। ठीक, फिर ये 2015 जो है लैंडमार्क ईयर बोला जाता है मल्टीलेटरिज्म और इंटरनेशनल पॉलिसी शेपिंग का, और क्योंकि यहाँ पे यहीं से तो एसडीजी चालू हुआ है। फिर सेंडाई फ्रेमवर्क आ गया। पूछ सकते हैं कहो सेंडाई फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से, डिजास्टर से रिलेटेड है ये। फिर पूछ सकते हैं एडीज अबाबा एक्शन एजेंडा किससे रिलेटेड है, ये फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये। ठीक है, और फिर आया था पेरिस एग्रीमेंट, ये 2015 में आया था। ये COP21 था। भैया इसको रट लो, ये आएगा जरूर, देख लेना चाहें। COP21 पेरिस में 2015 में, 25 मैड्रिड में 2019 में, 2020 में हुआ नहीं क्योंकि कोविड आ गया था। 2026 वाला 2021 वाला जो है COP26 है, ग्लासगो यूके में होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का विकीपीडिया का है पिक, आप भी चाहो तो कर सकते हो इसमें। एसडीजी को 2030 एजेंडा भी बोलते हैं, और एजेंडा 21 भी इसी से संबंधित है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या क्या है वो भी एक बार पढ़ सकते हैं। इसकी मैं ट्रिक बनाऊंगा, एक ट्रिक बनाई थी लेकिन वो 1-2 गोल में नहीं थी। अब इसमें एक्चुअली गोल का नंबर है, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे बनाना है। ठीक है, टोटल उससे गोल तो रटे जा सकते हैं जो मेरी ट्रिक थी, लेकिन उसमें कि पहला गोल क्या है, दूसरा गोल क्या है, ये नहीं रटा जा सकता है। एक बार ये एसडीजी को देख लीजिए। नो पावर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ और वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस और पार्टनरशिप। इन्हीं सब से प्रेरित होते हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे और बजट। आपने देखा होगा कई बार ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, चाहे आप जो है पॉवर्टी को हटाने की बात करें, ज़ीरो हंगर की बात करें, वाटर जो है सैनिटेशन, उसी के लिए जल जीवन मिशन, आप रिलेट कर पा रहे हैं। 17 जो गोल हैं, इन्हीं के लिए तो स्कीमें चलाई जाती हैं हमारी सब। समझ रहे हैं बात आप, ये सारी चीज़ें। फिर ये 2017 में भैया स्पेसिफिक टारगेट बता दिए गए हर गोल के लिए, लेकिन कुछ टारगेट के लिए अभी भी कोई एंड डेट नहीं दी गई। ज़्यादातर जो टारगेट है 2020-30 में कंप्लीट होंगे। अब आपसे पूछ सकते हैं एजेंडा 21 क्या बाइंडिंग है कि नहीं बाइंडिंग है, नॉट बाइंडिंग है।
ध्यान रखिएगा। ये पूछ सकते हैं, जितना पूछ सकते हैं। मैं पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करता हूँ, मैंने इसीलिए उन सब वर्ड पे मार्क किया। ये देख रहे हैं, यही होती है हमारी रिसर्च, इसीलिए हज़ारों लोग सिलेक्शन लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितने में आपका सिलेक्शन हो जाए, बाकी आपको पीएचडी आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। तो ये एजेंडा 21, इसमें ये पहली बात तो नॉन बाइंडिंग है ये, ठीक है। ये किससे जो है रिलेटेड है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अर्थ समिट का ये प्रोडक्ट है, जो कि ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुई थी, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट जो है लोकल, नेशनल और ग्लोबल लेवल पे किया जाता है। एक मेजर ऑब्जेक्टिव एजेंडा 21 का क्या है कि सारे लोकल गवर्नमेंट भी अपना लोकल एजेंडा करें, क्योंकि एजेंडा 21 ये तो ग्लोबल लेवल पे है। अब इसको क्या है, सारे देश अपना अपना एजेंडा बना लें, फिर देशों की जो यूनिट है, जो राज्य सरकारें बना लें, राज्यों की यूनिट है लोकल सरकारें बना लें, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कुल मिला के एम क्या है, इसका एम क्या था पहले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2000 तक करना। और ये 21 मतलब समझना जरूरी है। 21 क्या है एजेंडा में, ये 21st सेंचुरी को रिफर कर रहा है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, ठीक। तो ये इस सब के लिए इंडिया ने क्या क्या प्रयास किए, इंडिया का नेशनल प्लान बनाया, NAPCC 2008 में आया था, 8 नेशनल मिशन है इससे रिलेटेड। याद है आपको, सहवाग इज़ ए वर्ल्ड क्लास प्लेयर, मैंने एक बार ट्रिक बताई थी, एक बार देख सकते हैं आप। नेशनल सोलर मिशन है, उसमें क्या क्या अचीवमेंट किया गया, क्या क्या प्रोग्रेस हुई। नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी इफिशिएंसी दूसरा मिशन हो गया। 8 मिशन है NAPCC के अंडर में, एक बार ये पढ़िएगा, ये रोक रोक के। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन में जो है इंडिया, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया आपका नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और फाइनली जो है आपका नेशनल ये क्या हो गया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, और नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो 8 मिशन है NAPCC के अंडर में, 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार लाई थी ये। उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसमें ऑब्जेक्टिव हैं, कैसे कैसे हम क्या क्या प्रोग्राम चला रहे हैं, ये सारी बातें यहाँ पे करी है। एक बार मेंस के टाइम पे आप इसको जरूर पढ़िएगा। प्री में इतना ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको पता होना चाहिए कि NAPCC 8 इसमें है मिशन, ठीक। देखिए ये NAPCC के 8 कंपोनेंट हैं, और इसकी ट्रिक क्या थी, सहवाग इज़ अ हाई क्लास प्लेयर, वो तो सही बात है। सहवाग से देखिए S से हो जाएगा सोलर मिशन, ऐसे करके याद रख सकते हैं, मेरी छोटी सी ट्रिक है, आप चाहें तो अपने हिसाब से बना सकते हैं। E से ये लिख दीजिए सहवाग, SEHWAG इज ए हाई क्लास, बस इतना लिखना है आपको। प्लेयर तो वैसे भी वो हाई क्लास है। सहवाग S से हो गया सोलर, तो यानी कि नेशनल सोलर मिशन। E से हो गया एनर्जी, यानी कि नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी इफिशिएंसी। H से हो गया हैबिटेट, यानी कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट SEH। W से हो गया वाटर, यानी कि नेशनल वाटर मिशन। A से हो गया आपका एग्रीकल्चर, यानी कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो सहवाग हो गया हाई क्लास प्लेयर। फिर उसके बाद नहीं, जी आया अभी, सहवाग जी, तो ग्री से ग्रीन इंडिया हो गया। हाई क्लास में क्या है, एक H से आ गया हिमालयन इकोसिस्टम में, और एक क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये 8 मिशन है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, SEHWAGHC। 2 बार H है, एक H किसके लिए, हैबिटेट के लिए, सस्टेनेबल हैबिटेट, और दूसरा H है सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम के लिए। तो ये मिशन याद रखना जरूरी है प्री के लिए। तो ये वाला आप एक बार देखिएगा इसमें। और फिर कुछ और चीज़ें हैं, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन ही कब किया गया था, 2010 में, कई बार ये पूछ सकते हैं ऐसे ही। और इसमें क्या क्या कहाँ कहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सोलर कलेक्शन हो गया, ऑफ ग्रिड सोलर एप्लीकेशन हो गया, यूटिलिटी ग्रिड जो है पावर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। ये कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा जो है बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जो कि इंडिया ने प्रमोट किया है, इंडिया में जिसका हेडक्वार्टर है। जैसे पहला था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका कहाँ पे, गुड़गांव में है हेडक्वार्टर। ये जो है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आप देख सकते हैं, ये सितंबर 2019 के UN क्लाइमेट एक्शन में ये लॉन्च किया गया। ये इंडिया का एक तरह से इनिशिएटिव था, डिजास्टर जो है डिजास्टर रेजिलिएंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और पूरी दुनिया के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको एक साथ लाना, और जो भी नॉलेज है आदान प्रदान करना, ज्ञान का आदान प्रदान करना। 2020 तक 19 कंट्री, और दिसंबर 2020 तक 4 मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन इसके मेंबर हो चुके हैं। जो CDRI है, इसको को चेयर इंडिया और UK ने किया था। यही सारी चीज़ें जो है हिंदी में लिखी हुई हैं, देख सकते हैं आप, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा हिंदी में दिखा है। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। पर्पस क्या है वो देखिए। फॉर्मेशन इसका कब किया गया, 23 सितंबर 2019 को, ठीक।
इसका फाउंडेशन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में होगा। और इसमें क्या इनका पर्पस क्या है वो भी समझ, मतलब ऐसा जो है आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर को करना है ताकि क्लाइमेट और डिजास्टर जो रिस्क है वो कम से कम हो सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। लॉन्च किसने किया था? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2019 के यूएन क्लाइमेट समिट में न्यूयॉर्क यूएस में। इतनी जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी वो मैंने दे दी आपको, इम्पॉर्टेंट इतनी है। बाकी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं चैप्टर के, आपको इसको एक बार देखना चाहिए। ये वाले मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ये सब मैं बता चुका हूँ आपको किस तरह से है। देखिए एग्रीकल्चर का जो है 17.8% GVA में है। यहाँ पे GDP की बात नहीं हो रही, GDP और GVA में थोड़ा डिफरेंस है। और वर्क फोर्स में देखिए आप, एग्रीकल्चर पूरे इंडिया में जो है जॉब कितने लोगों को देता है? 54%। समझ रहे हैं आप? मैंने बताया था, फिर से बता दूं, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किस तरह से है। नंबर 1 सर्विसेज, फिर इंडस्ट्री, फिर एग्रीकल्चर। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में नंबर 1 पे एग्रीकल्चर, फिर सर्विसेज, फिर इंडस्ट्री। ठीक है। ये सारी चीज़ें यहीं यहाँ पे सारी बताई गई हैं। और एग्रीकल्चर का ग्रोथ हुआ है अभी 2020-21 में, बाकी दोनों इंडस्ट्री और सर्विसेज का नहीं हुआ। और क्या क्या चीज़ें किया गया? 80.96 करोड़ बेनिफिशरी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फूड ग्रेन्स दिए गए। वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मेजर जो इनिशिएटिव लिए गए हैं आपके, अनाउंसमेंट किए गए हैं एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, वो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक बार देखेंगे तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा। मेंस में आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये। 1 लाख का जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाएगा। ठीक है। और अनाउंसमेंट हुआ है ये। 10,000 करोड़ रुपए का फॉर्मुलाइजेशन किया जाएगा माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस के लिए। 20,000 करोड़ रुपए फिशरमैन को दिए गए जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चालू हुआ। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 15,000 करोड़ का। ठीक है। और ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का। और ये अभी तक जो है टोमेटो, ओनियन और जो है पोटैटो के लिए था, पेरिशेबल के लिए। अब इसको बजट में आपको याद है ना कितने तक कर दिया गया एक्सटेंड, इसीलिए वो बजट के साथ देखना जरूरी है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में रिफॉर्म ला दिए गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और प्लस जो है वन रेशन कार्ड, ये सारे इनिशिएटिव हैं। ये सब मेंस के की पॉइंट है, देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेयर देख लीजिए आप कितना है ये। बार बार ऐसे फिगर आएंगे, बार बार कुकू कुकू करेंगे। ये दिखाया गया है कि देखिए एग्रीकल्चर ने फिर भी थोड़ा संभाला। ओवरऑल जीवीए तो 7.2 से गिरी है, जीडीपी 7.7 से गिरी है 2020-21 में। ठीक है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। फिर ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिलेटेड देख लीजिए। 15 मई 2020 को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था। अब देखिए इसमें पूछेंगे क्या आपसे प्री में कि कितने का है ये? 1 लाख करोड़ रुपए का है, ये याद रखना जरूरी है। फॉर्मली लॉन्च कब किया गया था? ये 9 अगस्त से। स्कीम ऑपरेशनल कब तक है? ये 2020-21 से लेके 29-30 तक। ठीक है। ये जो आपका 1 लाख करोड़ का यहाँ पे दिया जाएगा, कौन देगा? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देंगे। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, फार्मर को, जॉइंट लायबिलिटी जो है ग्रुप को, इन सबको देंगे। ठीक है। जितना भी लोन इसमें दिया जाएगा इस फाइनेंसिंग फैसिलिटी से, इसमें इंटरेस्ट यहाँ पे 3% का माफ़ किया जाएगा 2 करोड़ की लिमिट तक का। जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी, ध्यान रखिएगा। ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपया का है। ठीक है। 9 अगस्त से ये फॉर्मली लॉन्च हुआ है। स्कीम ऑपरेशनल कब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, कितने का है? 1 लाख करोड़। कितना, कहाँ तक जो है ये, कब से कब तक हो? 2020-21 से लेके 29-30 तक होगा। ये दोनों फैक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और किसने दिया जाएगा? प्लस इंटरेस्ट सबवेंशन कितना होगा? अनुदान दिया जाएगा 3% का। फिशरीज के बारे में बताया कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री हो गया है। और पूरी दुनिया का जो फिश का प्रोडक्शन होता है उसमें से 7.58% तो इंडिया का ही है। ठीक है। और ये फिशरीज जो है इंडिया के जीवीए में आप देखें 1.24% ये कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ फिशरीज। और एग्रीकल्चर के जीवीए में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 7.28%, ये लिखा हुआ है। एक्सपोर्ट जो है मरीन प्रोडक्ट का, ये कितना हुआ है? 12.9 लाख मीट्रिक टन हुआ है। वैल्यू कितनी थी? 46,000 करोड़ रुपए की। और जो आप देखेंगे फिश प्रोडक्शन इंडिया में अभी तक का हाईएस्ट हुआ है 2019-20 में हाईएस्ट हुआ है। पहली बात तो ये कितना हुआ है? 14.16 मिलियन मेट्रिक टन।
ये कुछ फैक्ट आपको याद रखने ज़रूरी हैं, सारे मैंने रेड कलर से मार्क कर रखे हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो कितने लोग इन्वॉल्व हैं, 28 मिलियन लोग इन्वॉल्व हैं फिशरीज सेक्टर में। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, देखिए मैंने बोला था फिर से आएगी ये स्कीम, फिर से मतलब ये आएगा ये, तो नवंबर 2020 में ये आया था, 10 सेक्टर के लिए था। जो इम्पोर्टेंट है वो भैया रट लो, नवंबर 2020 में आया था, 10 की सेक्टर के लिए था ये। इसमें फूड प्रोसेसिंग भी है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भी है। फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,990 करोड़ रुपए का बजट है। फिर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है, इसके जो कंपोनेंट हैं वो भी इम्प्लीमेंट कर रही है मिनिस्ट्री, जैसे मेगा फूड पार्क हो गया, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और जो है वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बना रही है, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज बना रही है, और प्लस फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन कैपेसिटी कर रही है, ऑपरेशन ग्रीन, ये सारी चीज़ें। एथेनॉल का टारगेट क्या था, 2022 तक हमको पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है 10% तक की, 2030 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है हमको 20% तक की। ये दोनों चीज़ें याद रखना है बस, फैक्ट मैंने पहले ही बता दिए हैं। बाकी ये सब जो है एक बार चैप्टर को पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है एक बार, ठीक है। और फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसका पैकेज आप देख सकते हैं, 1 पैकेज में क्या था, 2 में क्या था, 3 में क्या था।